हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की ये बहुत बड़ी क्वेरी थी कि सर क्या पीवाईक्यू का वीडियो नहीं आएगा, क्या एमसीक्यूज़ यूट्यूब पे नहीं आएंगे। तो आएंगे ज़रूर पीवाईक्यूज़ के वीडियो, लेकिन एमसीक्यूज़ के वीडियो यूट्यूब पे आपको नहीं दिए जा सकते हैं बिकॉज हमारी इंटरनल कॉस्टिंग भी होती है लेक्चर्स को बनाने की। इसीलिए आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स तैयार किया गया है आपके टारगेट गुरुकुल ऐप पे, जिसका नाम है सारथी। सो स्टूडेंट्स, अभी भी वक्त है आपके पास 20 से 25 दिन का, तो जल्दी से जाइए टारगेट गुरुकुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के लिए सारथी ज्वाइन करिए। चाहे आप कानपुर यूनिवर्सिटी के हों, चाहे आप आगरा यूनिवर्सिटी के हों, चाहे आप CSJMU छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के हों, चाहे आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के हों, चाहे आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी के हों, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक शानदार कोर्स बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के लिए और बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के लिए तैयार किया गया है, जिसका नाम है सारथी। तो स्टूडेंट्स जल्दी से जाइए और सारथी को ज्वाइन करिए। जस्ट 8249, बस 249 रुपये में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी और इस कोर्स की वैलिडिटी तब तक होगी जब तक आपका सेमेस्टर एग्जाम ख़त्म नहीं हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अभी भी आपके पास वक्त है कुछ। तो जाइए जल्दी से टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करिए और सारथी को ज्वाइन करिए। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पिछले साल का पेपर, जो आपके गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है बुक कीपिंग मीन्स, यानी पुस्तक लेखांकन का मतलब है, हिंदी में इसको कहते हैं पुस्तपालन। पुस्तपालन या पुस्तक लेखांकन का मतलब क्या होता है? तो पुस्तपालन या पुस्तक लेखांकन का मतलब होता है व्यावसायिक लेन देनों को अभिलेखित करना। रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन अ सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। यानी बुक कीपिंग का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन अ सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड। द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित लेन देन को अभिलेखित करने की प्रणाली को क्या कहते हैं? तो अगर आप ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट या डुअलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो उस ट्रांजैक्शंस को, उस रिकॉर्डिंग को, उस सिस्टम को, उस प्रणाली को हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डबल एंट्री सिस्टम, हिंदी में दोहरा लेखा प्रणाली। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक और क्वेश्चन बनता है कि डबल एंट्री सिस्टम के फादर कौन है? तो डबल एंट्री सिस्टम के फादर हैं ल्यूका पेसियोली। अच्छा, डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट, एक क्रेडिट एस्पेक्ट, एक रिसीविंग एस्पेक्ट और एक गिविंग एस्पेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रॉयल्टी अकाउंट इज अ। रॉयल्टी अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो आपको पता होगा आपके सिलेबस में कुछ टॉपिक्स 11th के हैं, कुछ टॉपिक्स बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जैसे रॉयल्टी अकाउंट, हायर परचेज एग्रीमेंट। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आप लोग पहली दफ़ा सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे। तो कुछ बच्चे अगर इस सोच में होंगे कि केवल जो मैंने क्लास 11-12 में पढ़ा था उसी अकाउंट्स के बेसिस पे मैं सेमेस्टर की एग्ज़ाम दे सकता हूं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपका नंबर, आप पास तो हो जाएंगे, मैं इसकी एश्योरेंस देता हूं कि आप पास हो जाएंगे। आपका 5 CGPA, 4.5 CGPA, 6 CGPA तो मुश्किल है, 5.5 CGPA तक आ सकता है। लेकिन अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, 8 CGPA, 9 CGPA लाना है, तो आपको 11-12 के सिलेबस के साथ साथ बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसको भी कवर करना पड़ेगा। जिसको कवर करने के लिए रोज़ आपकी सारथी में लाइव क्लासेज हो रही हैं, बूस्टर क्लासेज हो रही हैं, आपकी ऑफलाइन बूस्टर क्लासेस भी हो रही हैं। एक चीज़ और आपको बताना था स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो बिछिया में, गोरखपुर में आपकी ऑफलाइन क्लास आपके डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हो रही है, तो बूस्टर क्लासेस भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मोहद्दीपुर के पास आप आएंगे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टेक्निकल टीम को, आपको बता दिया जाएगा कि उसका लोकेशन क्या है। तो बूस्टर क्लासेस भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो रॉयल्टी अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रॉयल्टी अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है दोस्तों? नॉमिनल अकाउंट है, यानी नाम मात्र का खाता है। क्यों? क्योंकि रॉयल्टी अकाउंट रिप्रेजेंट करता है एक इनकम को। किसको रिप्रेजेंट करता है? इनकम को। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। यानी नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो एक्सपेंस और इनकम से डील करता है, क्योंकि रॉयल्टी अकाउंट एक इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए रॉयल्टी को हम नॉमिनल अकाउंट कहेंगे, नाम मात्र खाता कहेंगे, क्योंकि रॉयल्टी एक आय को का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 है रॉयल्टी इज द एग्रीमेंट बिटवीन द फॉलोइंग पर्सन्स। वैसे तो कहूँ तो ये रॉयल्टी जो एग्रीमेंट होता है ना, दो पर्सन्स के बीच में होता है, एक होता है लाइसेंसर और एक होता है लाइसेंसी। लेकिन आपके बुक के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो रॉयल्टी एग्रीमेंट बताया गया है बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड लेसी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो अप्रोप्रिएट आंसर है इस ऑप्शन के हिसाब से तो ये डी वाला हो जाएगा, लैंडलॉर्ड एंड लेसी। रॉयल्टी एक लैंडलॉर्ड यानी मालिक और पट्टेदार लेसी के बीच में एक समझौता होता है, एक अग्रीमेंट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा कंफ्यूजिंग, इसमें सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। विच वन इज फॉल्स, इसमें से कौन सा गलत है? पहला ऑप्शन है रॉयल्टी इज ए नॉमिनल अकाउंट, ये तो पता ही है भाई, सही है, रॉयल्टी नॉमिनल अकाउंट होता है। दूसरा है शॉर्ट वर्किंग इज द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी, ये भी सही है। शॉर्ट वर्किंग जो होता है वो मिनिमम रेंट अगर आपके रॉयल्टी से अधिक हो जाता है तो उसको हम शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। दूसरा होता है एक्सेस वर्किंग, जिसको सरप्लस भी कहा जाता है। तो सरप्लस का मतलब होता है जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से अधिक होता है। तो जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से अधिक होगा, ध्यान से समझिएगा, जब रॉयल्टी से अधिक होगा और मिनिमम रेंट कम होगा तो इसको हम कहेंगे सरप्लस। क्या कहेंगे? सरप्लस। और अगर रॉयल्टी कम होगा, ठीक है, और मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा तो इसको हम कहेंगे शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन सही है, सरप्लस इज द एक्सेस ऑफ रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट। लेकिन चौथा जो ऑप्शन है ना, शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप्ड आउट ऑफ मिनिमम रेंट, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, पांचवा का। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, साहित्य भवन पब्लिकेशन और बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो आपको प्रिस्क्राइब किए गए हैं, अगर उन सारे बुक्स को आप पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे इन सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी और उसको कवर किया जा रहा है आपके सारथी में, तो आपको परेशान नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है डेड रेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो डेड रेंट को हम लोग मिनिमम रेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डेड रेंट को हम लोग मिनिमम रेंट भी कहते हैं। मृत किराए को हम लोग न्यूनतम किराया भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 7, रॉयल्टी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, रॉयल्टी की गणना किस आधार पर की जाती है? तो रॉयल्टी हमेशा कैलकुलेट की जाती है या तो प्रोडक्शन के बेसिस पे या तो सेल्स के बेसिस पे। सॉरी, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, प्रोडक्शन के बेसिस पे या सेल्स के बेसिस पे। अब प्रोडक्शन के बेसिस पे कब होगा? जब माइनिंग रॉयल्टी होगी। जब अगर आप माइनिंग रॉयल्टी का गणना कर रहे होंगे तो प्रोडक्शन के बेसिस पे करेंगे। तो नीचे एक और क्वेश्चन मिल गया इससे संबंधित, माइनिंग रॉयल्टी इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है रॉयल्टी इज एन डैश टू लैंडलॉर्ड। मैंने आपको बताया था कि रॉयल्टी क्या है, कि एग्रीमेंट है बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड लेसी, मालिक और पट्टेदार के बीच में एक समझौता होता है आपका रॉयल्टी। तो मकान मालिक जो होता है ना, उसके लिए रॉयल्टी इनकम होती है। क्या होती है? उसके लिए रॉयल्टी इनकम होती है। और जो लेसी होता है, जो लेसी है, जो पट्टेदार है, जो किराएदार है, उसके लिए जो रॉयल्टी होता है इट इज़ एन एक्सपेंस, वो उसके लिए खर्चा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है अंडर विच सिस्टम ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ऑन पेमेंट ऑफ फाइनल इंस्टॉलमेंट। किस सिस्टम में ओनरशिप को ट्रांसफर किया जाता है जब फाइनल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया जाता है? हिंदी में किस प्रणाली के अंतर्गत अंतिम किस्त के भुगतान पर स्वामित्व का हस्तांतरण किया जाता है? तो वो किया जाता है हायर परचेज सिस्टम में, किराया क्रय प्रणाली में। तो किराया क्रय प्रणाली जो है, इसके माध्यम से अगर आप कोई भी एसेट खरीद रहे हैं तो अगर आप उस एसेट का फाइनल इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे तो वो एसेट आपका हो जाएगा। जब तक आप फाइनल इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते हैं तब तक वो एसेट की ओनरशिप आपको ट्रांसफ़र नहीं होती है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है जब आप बाइक लेते हैं ईएमआई पे, ठीक है, तो आप कुछ डाउन पेमेंट करते हैं जिसको टेक्निकली हायर परचेज सिस्टम के लैंग्वेज में कैश प्राइस कहा जाता है। और डाउन पेमेंट करने के बाद आपका इंस्टॉलमेंट बना दिया जाता है कि आपको इतने पैसे पे करने होंगे हर महीने। जब लास्ट पेमेंट आप कर देते हैं, लास्ट इंस्टॉलमेंट का भुगतान आप कर देते हैं, तो वो बाइक आपकी हो जाती है, वो कार आपकी हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 11, वेजेज ऑफ न्यू मशीनरी विल बी सोन इन। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था मशीनरी से संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं, जो सारथी के स्टूडेंट्स होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, मशीनरी से संबंधित जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, उनको मशीनरी अकाउंट में ही दिखाया जाता है। क्योंकि मशीनरी खरीदना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है और मशीनरी जब खरीदी गई है उसको जब तक ऑफिस में इस्टेब्लिश नहीं किया जाता है उसके पहले जितने भी खर्चे किए जाएंगे, उसको लाने का खर्चा, उसको फिक्स करने का खर्चा, सारे के सारे खर्चों को हम मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट करते हैं। ठीक है, because all the expenses which are related to purchasing and establishment of machinery they are treated as a capital expenditure, उसको पूंजीगत व्यय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन नंबर 12, इन द बुक ऑफ हायर परचेजेस द इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू। मतलब हायर परचेज एग्रीमेंट, हायर परचेज का जो एग्रीमेंट होता है उसमें इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? तो भाई इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन अकाउंट को यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। कहाँ पे? लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट इज। किराया क्रय समझौते के समय भुगतान की गई राशि को क्या कहते हैं? तो जो अमाउंट आप पे करते हैं एट द टाइम ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट, उसको हम कहते हैं कैश प्राइस। अच्छा, कुछ लोग इसको डाउन पेमेंट भी कहते हैं, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था नॉर्मल लैंग्वेज में इसको डाउन पेमेंट कहा जाता है, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में हायर परचेज एग्रीमेंट पे आप जो पैसा पहली बार पे करते हैं एग्रीमेंट के टाइम पे, उसको हम कैश प्राइस कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका रेफरेंस आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मिल जाएगा। हायर परचेज माइनस कैश प्राइस इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका जो टोटल एसेट है उसका प्राइस है 1 लाख रुपए। ठीक है, उसमें से आपने डाउन पेमेंट कर दिया 10,000 रुपये का, तो बाकी जो 90,000 रुपये है ना, ये आपके इंस्टॉलमेंट में आपसे वसूले जाएंगे। ठीक है, तो हायर परचेज का प्राइस था, उस एसेट का प्राइस था 1 लाख रुपये, उसमें से आपने 10,000 रुपये डाउन पेमेंट किया, जिसको टेक्निकली क्या कहा जाएगा? कैश प्राइस कहा जाएगा। और जो बचेगा वो आपका इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, वो आपका किस्त हो जाएगा। ठीक है, तो किराया क्रय माइनस नगद मूल्य, किराया क्रय माइनस नगद मूल्य बराबर किस्त होता है, इंस्टॉलमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शॉर्ट वर्किंग अनरिकवरेबल इज ट्रांसफर टू। लघु कार्य अप्राप्त को स्थानांतरित कर दिया जाता है कहाँ? तो अगर ऐसा कोई शॉर्ट वर्किंग है जो अनरिकवरेबल हो गया है। शॉर्ट वर्किंग क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ एसेट, व्हेन इट बिकम्स अनरिकवरेबल, तो ये आपके लिए एक एक्सपेंस हो जाता है, तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में, एक्सपेंस साइड में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इज़ नॉट अ सिमिलर टू मिनिमम रेंट। इसमें से कौन सा मिनिमम रेंट से सिमिलर नहीं है? तो मिनिमम रेंट को फिक्स रेंट भी कहा जाता है, मिनिमम रेंट को फ्लैट रेंट भी कहा जाता है, डेड रेंट भी कहा जाता है, फिक्स रेंट भी कहा जाता है, लेकिन लीज रेंट जो है ये मिनिमम रेंट का नाम नहीं है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, लीज रेंट, या हिंदी में पट्टा किराया को न्यूनतम किराया के बराबर नहीं माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम इज द बायर फेल्स टू मेक द फुल पेमेंट द वेंडर कैन। इंस्टॉलमेंट सिस्टम यानी किस्त प्रणाली के तहत अगर खरीदार पूर्ण भुगतान करने में विफल रहता है तो विक्रेता क्या कर सकता है? तो अगर इंस्टॉलमेंट सिस्टम में बायर जो होता है वो फुल पेमेंट नहीं कर पाता है, तो जो आपका विक्रेता है, जो आपका सेलर है, जो आपका वेंडर है, वो बायर को स्यू कर सकता है, केस कर सकता है। यहाँ पे स्यू होगा, ड्यू नहीं होगा, बायर को स्यू कर सकता है फॉर पेमेंट। सो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इफ अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम द बायर फेल्स टू मेक फुल पेमेंट। किस्त प्रणाली के तहत अगर खरीदार पूर्ण भुगतान करने में विफल रहता है तो जो विक्रेता होता है वो उसके खिलाफ केस कर सकता है, उसको स्यू कर सकता है पेमेंट करने के लिए, भुगतान करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, इन द हायर परचेज सिस्टम द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज रिसीव्ड बाय द परचेजर्स। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हायर परचेज एग्रीमेंट में आपको ओनरशिप तभी ट्रांसफर होती है जब आप पूरा पेमेंट पे कर देते हैं, पूरा इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं। तो आफ्टर पेइंग ऑल इंस्टॉलमेंट, कुल किस्त चुकाने के बाद किराया क्रय प्रणाली में माल के स्वामित्व को क्रेता के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। विक्रेता से क्रेता तक जो स्वामित्व होता है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। कब होती है? जब सारे इंस्टॉलमेंट्स आप पे कर देते हैं तब होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19, अ ट्रायल बैलेंस इज अ प्रूफ ऑफ। तो मैंने आपको बार बार बताता हूँ और बचपन में क्लास 11th में भी आपको बताया गया था कि ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का प्रूफ होता है। किसका प्रूफ होता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट का प्रूफ होता है। हिंदी में तलपट प्रमाण है खाते के अंक गणितीय सटीकता का। जो आपके खाते का अंक गणितीय सटीकता होता है, इसका जो एविडेंस होता है, इसका जो प्रूफ होता है वो ट्रायल बैलेंस होता है, तलपट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ अ ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री देन अकाउंटेंट ओपन्स। अगर ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होता है तो अकाउंटेंट क्या ओपन करता है? तो अकाउंटेंट ओपन करता है सस्पेंस अकाउंट को, उचंती खाता को। याद रखिएगा, यदि तलपट सहमत नहीं होता है तो अकाउंटेंट एक अलग अकाउंट को खोलता है जिसको हम कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। चलिए इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन हायर परचेज सिस्टम बिफोर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट द परचेजर कैन। हायर परचेज सिस्टम में जब तक परचेजर लास्ट इंस्टॉलमेंट को पे नहीं करता है तब तक वो क्या कर सकता है प्रॉपर्टी के साथ? तब तक वो उस प्रॉपर्टी को, उस गुड को प्रॉपर कंडीशन में बस यूज कर सकता है, क्योंकि वो अभी उसका मालिक नहीं बना है, अभी वो उसका हायर परचेजर है
और जब वो पूरा इंस्टॉलमेंट पे कर देगा, सारा इंस्टॉलमेंट पे कर देगा, तब उसको ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके बाद उसको जो मन करेगा वो कर सकता है उस गुड्स के साथ, उस प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जिसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, सारथी वाले बच्चों को बताया गया है, COGS शॉर्ट में कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है। ओपनिंग स्टॉक है 50,000, परचेजेस है 4.5 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंस है 1 लाख और क्लोजिंग स्टॉक है 2 लाख। अब माइनस करेंगे, ध्यान से देखिएगा, माइनस और प्लस करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 50,000 प्लस 4,500 परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 लाख, प्लस कर लिए, कितना हो गया 4.5 लाख, 50,000 5 लाख और प्लस 1 लाख 6 लाख। तो टोटल हमने प्लस किया ओपनिंग स्टॉक को, परचेजेस को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, तो हमारा आंसर कितना आया 6 लाख। अब इसमें से हमको माइनस भी करना है। क्या माइनस करना है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 2 लाख रुपए, तो माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, दैट इज़ 4 लाख। चलिए ध्यान से समझिएगा, हिंदी में भी देख लेते हैं। प्रारंभिक रहतिया 50,000 है, क्रय 4.5 लाख है, प्रत्यक्ष व्यय 1 लाख है, अंतिम रहतिया 2 लाख है। तो सबसे पहले आपका जो प्रारंभिक रहतिया है उसको जोड़ेंगे क्रय में, फिर क्रय में जोड़ेंगे प्रत्यक्ष व्यय को, और प्रत्यक्ष व्यय, प्रारंभिक रहतिया और क्रय, इन तीनों को जोड़ के इसमें से अंतिम रहतिया को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए, दैट इज़ 4 लाख। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है। ये भी सारथी वाले बच्चों को बहुत बार बताया गया कि अकाउंटिंग इक्वेशन से एक ही क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी पूछ सकती है या फिर मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछ सकती है। वो सारी पॉसिबिलिटी में बताया था, अकाउंटिंग इक्वेशन का पूरा चैप्टर हमने आपको पढ़ाया था। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में कौन सा अकाउंटिंग इक्वेशन इसमें सही है, यही पूछा गया है। तो आपको पता होगा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ऑप्शन ए है कैपिटल इक्वल्स टू एसेट प्लस लाइबिलिटी, गलत बात है, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटी होता है। यहाँ पे दिया है, सारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सेकंड दिया है आपका कैपिटल माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट, गलत बात। तीसरा ऑप्शन है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट, ये सही है। लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट प्लस कैपिटल, ये भी गलत है। ठीक है, बस आपका ए ऑप्शन सी सही है, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, हिंदी में संपत्ति बराबर पूंजी धन दायित्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। थोड़ा सा शो नहीं होगा अच्छे से, मैं आपको रीड करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज सोन इन द अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग कंसेप्ट। कंटिंजेंट लाइबिलिटी को किस अकाउंटिंग कंसेप्ट के माध्यम से शो किया जाता है, तो वो है आपका फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट कहता है कि आपको सब कुछ बता देना है, तो फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट के हिसाब से ही हम कंटिंजेंट लाइबिलिटी को शो करते हैं। कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? एक ऐसी लाइबिलिटी जो अभी सस्पेंस में है कि वो लाइबिलिटी है भी कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कोर्ट में आपका केस चल रहा है और अगर आप वो केस हार जाते हैं तो आपको 10 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप जीत जाते हैं तो आपको 10 लाख रुपए पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये कोर्ट में केस पेंडिंग है, तो आप हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, तो इसको हम कंटिंजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। और कंटिंजेंट लाइबिलिटी को वैसे बिजनेस में दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन फुल डिस्क्लोजर का कंसेप्ट कहता है कि सब कुछ बता दो, तो इस कंसेप्ट के हिसाब से हम कंटिंजेंट लाइबिलिटी को भी बता देते हैं, फुटनोट में दिखा देते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 25। इफ़ टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ₹20 लाख एंड कैपिटल इज 8 लाख, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। पूछा गया है कि अगर टोटल एसेट्स 20 लाख के हैं, टोटल कैपिटल 8 लाख की है, तो लाइबिलिटी कितनी होगी। तो भाई हमको पता है आंसर क्या होगा इसका, हमको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन, लाइबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल। एसेट की वैल्यू कितनी है? 12 लाख, नहीं 20 लाख, सॉरी, एसेट की वैल्यू है 20 लाख और कैपिटल की वैल्यू है 8 लाख, तो इस लाइबिलिटी की वैल्यू निकल जाएगी कितनी? 12 लाख, 12 लाख। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, क्योंकि हम जब लाइबिलिटीज़ को निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एसेट्स में से कैपिटल को माइनस करते हैं। एसेट की वैल्यू 20 लाख है, कैपिटल की वैल्यू 8 लाख है, तो 20 लाख माइनस 8 लाख आपका 12 लाख, 12 लाख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट। तो क्लोजिंग स्टॉक आप सभी को पता होगा हमेशा वैल्यू किया जाता है कैश प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो भी कम होता है उस पर हमारे क्लोजिंग स्टॉक को मेजर किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27, इंटेंजिबल एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। आपको पता होगा इंटेंजिबल एसेट किसे कहते हैं? एक ऐसा एसेट जिसको हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क।
इसमें से कौन सा इंटेंजिबल एसेट नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंटेंजिबल एसेट में गुडविल भी आता है, पेटेंट भी आता है, कॉपीराइट भी आता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट एक टेंजिबल एसेट है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट हिंदी में विनियोग एक अमूर्त संपत्ति नहीं है, विनियोग एक मूर्त संपत्ति है, एक टेंजिबल एसेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का सब फील्ड बुक कीपिंग नहीं होता है। बाकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी अकाउंटिंग का सब फील्ड है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है, टैक्स अकाउंटिंग है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग है, लेकिन बुक कीपिंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग एक अलग टर्म है जिसका अकाउंटिंग के सब फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन। तो आपने रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट पढ़ा होगा, जिसमें पढ़ाया जाता है आपको कि रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज होता है जब आप गुड्स को सेल कर देते हैं। यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप सही ऑप्शन सी को मान सकते हैं। रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज किया जाता है जब गुड्स को डिलीवर कर दिया गया है, जब माल को पहुँचा दिया गया है। एक्चुअली रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है जब आपका सेल हो गया। व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड यू हैव टू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। चलिए अच्छा, एक चीज़ और, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल को रियलाइजेशन कंसेप्ट भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। सारथी वाले बच्चों को तो मैं पूरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल जितने भी हैं सारे के सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ाए हैं आपके सिलेबस में, लेकिन जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पे केवल देख रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आप सारथी ज्वाइन करते हैं तो बहुत बेहतरीन है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सारथी नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आप कुछ कंसेप्ट को याद रखिएगा। एटलीस्ट आप 5 से जीपीए तो पा जाएँ, एटलीस्ट आप पासिंग मार्क्स तो सिक्योर कर लें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सारथी का प्राइस इतना ज़्यादा है, 249 में तो कोई भी स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है, इतना कम प्राइस इसका रखा गया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। आंतरिक उपयोगकर्ता कौन होते हैं लेखांकन सूचनाओं के? तो लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ताओं में मैनेजमेंट आता है, एम्प्लॉयज़ आते हैं। कौन कौन आता है? मैनेजमेंट आता है, एम्प्लॉयज़ आते हैं, कंपनी के ओनर्स आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ये भी मैंने सारथी वाले बच्चों को बताया कि क्वेश्चन पूछा जाता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन का। क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शन यानी ऐसे ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन यानी ऐसे ट्रांजेक्शन जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट तो करेंगे लेकिन हम उनको मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़। इट इज़ अ क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन, और क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स कभी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स नहीं होते क्योंकि इनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स। लेखांकन जानकारियों के उपयोगकर्ताओं में कौन कौन शामिल होते हैं? तो लेखांकन जानकारियों के उपयोगकर्ताओं में ये सभी शामिल होते हैं। एम्प्लॉयज़ भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर होते हैं, गवर्नमेंट भी होता है, इन्वेस्टर्स भी होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन्स इन टर्म्स ऑफ। लेखांकन डैश की मद में लेन देन को रिकॉर्ड करता है। तो आपने मनी मेजरमेंट कंसेप्ट पढ़ा होगा, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, जो कहता है कि हमेशा उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है जो कि मनी के टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं। तो मॉनेटरी यूनिट में ट्रांजेक्शन्स हमेशा रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। मौद्रिक इकाई में लेखांकन के सभी ट्रांजेक्शन्स को, सभी लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम के फादर माने जाते हैं ल्यूका पेसियोली साहब। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट कैंपेन द बेनिफिट ऑफ विच इज लाइकली टू लास्ट फॉर 3 ईयर इज अ। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार हिंदी में भी पढ़ते हैं। विज्ञापन अभियान पर खर्च की गई राशि जिसका लाभ 3 साल तक रहने की संभावना है उसे हम क्या कहते हैं? तो ध्यान से समझिएगा, 3 प्रकार के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी वो एक्सपेंडिचर जो आप कैपिटल एसेट्स को खरीदने पे स्पेंड करते हैं। जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, ये रोज़ रोज़ नहीं होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रेगुलर नेचर का होता है, जो रिकरिंग नेचर का होता है, और ये हम जनरली बिजनेस के ऑपरेशंस को डेली कंटिन्यू करने के लिए करते हैं। एक होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये ना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है ना तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, इसका अलग ही क्लासिफिकेशन है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसके बेनिफिट आपको 3 से 7 साल तक डिराइव होते हैं। द एक्सपेंडिचर विच बेनिफिट यू आर गोइंग टू डिराइव फॉर 3 to 7 years इज कॉल्ड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसको हम विज्ञापन अभियान कहते हैं, सॉरी विज्ञापन अभियान नहीं, सॉरी हिंदी में उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, अस्थगित राजस्व व्यय, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस।
जो एक्सपेंस आप एडवर्टीजमेंट पे करते हैं, अपने प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार पे करते हैं, उसको हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, एक मिनट। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, 36 की बात कर लेते हैं। द बैलेंस शीट इज अ डैश ऑफ द स्टेट एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ अ कंसर्न एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। आर्थिक चिट्ठा किसी संगठन का विशेष तिथि पर संपत्तियों, दायित्वों और पूंजी का डैश है। तो आपको मैं बताता हूँ सारथी वाले बच्चों को, और आपको भी मैं कई बार बताया हूँगा, अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे। ध्यान से एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो बच्चे सारथी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं उनके लिए एक और ऑप्शन है। अगर आप टारगेट सेमेस्टर के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। रिसेंटली हमने व्हाट्सअप ग्रुप में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्लेलिस्ट शेयर किया है, उसमें 15-16 वीडियोज़ हैं। अगर वो भी आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एटलीस्ट आप 20-25 क्वेश्चन आराम से 40 में से 50 में से सही कर पाएंगे। कम से कम 25 तो आप सही कर ही पाएंगे। तो आप एटलीस्ट उस प्लेलिस्ट को भी फॉलो करें, उससे भी आपका काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करना है तो भाई सारथी को ज्वाइन करना पड़ेगा, अगर आपका सपना 8 CGPA 9 CGPA लाने का। तो चलिए, तो पूछा गया कि बैलेंस शीट क्या होता है। तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, हमेशा याद रखिएगा। बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं होता है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है। किसका स्टेटमेंट होता है? आपके बिजनेस के एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल का स्टेटमेंट होता है। एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, एक ऐसा विवरण होता है जिसके माध्यम से आपको पता चलता है कि आपके बिजनेस में कितनी संपत्ति है, कितना दायित्व है और कितनी पूंजी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सेल्स आर इक्वल टू, सेल्स किसके बराबर होते हैं? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सेल्स किसके बराबर होते हैं? तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, सेल्स इक्वल्स टू परचेज प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। परचेजेस में अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं तो आपका सेल्स निकल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 38 की, द एम ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट इज टू फाइंड आउट। ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करने का, एक मिनट रुक जाइए स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट। सो स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। वो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन था, मैं थोड़ा जल्दीबाजी में था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया। सेल्स इक्वल्स टू होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ध्यान से, अगर आपको सेल्स निकालना है, टोटल सेल्स, तो सेल्स निकालने के लिए आपको COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को जोड़ना होता है ग्रॉस प्रॉफिट में। ठीक है, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप 3 अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है तो आप क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो आप क्या करेंगे। तो याद रखिएगा, सेल्स अगर आपको निकालना है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड करते हैं। ऐसे ही ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस सेल्स करना पड़ेगा। अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है तो ऐसे ही आपको इस इक्वेशन में इन सारी चीज़ों को इधर उधर करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे पुटअप करना पड़ेगा। तो आप अलग अलग 3 फार्मूलेज बना सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेल्स का और ग्रॉस प्रॉफिट का। चलिए, इस बार इससे क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट। 38, द एम ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट इज़ टू फाइंड आउट। तो भाई आपने बचपन में पढ़ा है कि ट्रेडिंग अकाउंट को इसलिए बनाया जाता है ताकि आप अपने बिजनेस के ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को कैलकुलेट कर सकें। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, ट्रेडिंग खाता बनाने का उद्देश्य होता है सकल लाभ या सकल हानि को पता करना। क्वेश्चन नंबर 39 है, ड्राइंग अकाउंट क्या है? तो ड्राइंग अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है, हिंदी में आहरण खाता एक व्यक्तिगत खाता होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ए जर्नल इज। जर्नल को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जर्नल को बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है टू रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि जर्नल को बुक ऑफ प्राइम एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट भी कहा जाता है, क्योंकि एक ऐसा बुक होता है जिसमें ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग पहली दफ़ा की जाती है, सबसे पहली बार किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे 40 क्वेश्चन 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आपका बना था उसका सॉल्यूशन। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके क्या क्या आंसर्स होंगे। तो इसी तरह पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमेशा टारगेट सेमेस्टर के साथ। और अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पढ़ते हैं, आप DDU में पढ़ते हैं, आप आगरा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, चाहे आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो BCom का 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर का कंप्लीट प्रिपरेशन आपका कराया जा रहा है आपके टारगेट गुरुकुल ऐप पे। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टारगेट गुरुकुल ऐप को ज्वाइन करिए। और एक चीज़ और, आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप का भी। सारथी फॉर BCom 2nd सेमेस्टर का व्हाट्सअप ग्रुप है जो सभी यूनिवर्सिटीज़ के
बीकॉम सेकंड सेमेस्टर और बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारथी फॉर बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो यूट्यूब की प्लेलिस्ट है, यूट्यूब पे जो इंपॉर्टेंट वीडियोज अपलोड होते हैं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके, आप उन वीडियो से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए पूरी शिद्दत के साथ, और हो सके तो सारथी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट कोर्स टू टॉप इन योर सेमेस्टर एग्जाम। लास्ट में बस इतना कहना चाहेंगे कि सारथी देगा साथ और हर बच्चा करेगा सेमेस्टर में टॉप।